नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर हैं और अपने दौरे के दौरान ही उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कई विभागों का निरीक्षण किया है। इस दौरान ही राज्यपाल ने छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई बाल पेंटिंग्स का भी अवलोकन किया और उनकी रचनात्मकता की सराहना की है। राज्यपाल अपने दौरे के क्रम में ही वृंदावन के चैतन्य विहार और राजकीय बालिका गृह का भी निरीक्षण करेंगी और इसके बाद ही सायकाल का प्रसिद्ध श्री द्वारिकाधीश मंदिर में भी दर्शन करेंगी। और 10 मार्च को ही बताया गया कि राज्यपाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राज्यपाल के दौरे को देखते हुए मथुरा में कड़े सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत ही लोगों की शिकायतें और समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान ही नागरिकों ने अपने स्थानीय मुद्दे और समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान ही लोगों की भागीदारी बढ़ी रही और यहीं पर उन्होंने प्रशासन से सहयोग की भी उम्मीद जताई। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है यूपी से, जहां पर यूपी के डिप्टी सीएम फ्लाइट में फंसे ऐसी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ कोलकाता फ्लाइट रुकी है और तकनीकी खराबी के कारण ये देरी बताई जा रही है। तो लखनऊ से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E505 तकनीकी खराबी के कारण ही करीब 1 घंटे 20 मिनट तक रुकी रही। फ्लाइट सुबह 7:40 पर ही उड़ान भरने वाली थी, लेकिन खराबी ठीक होने के समय लग गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक यात्रियों के साथ ही फ्लाइट में फंसे रहे। तो तकनीकी खराबी ठीक होने के कारण ये फ्लाइट 8:49 पर ही कोलकाता के लिए रवाना हुई और दोनों डिप्टी सीएम पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। यात्रा सुरक्षित रही और सभी समय पर पहुंचे। सरकार समर्थित नेटवर्क के साथ विकास और प्रगति को नई गति देने के उद्देश्य से आयोजित एमओयू साइनिंग सेरेमनी में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना शामिल हुए। इस अवसर पर कई योजनाओं और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग और साझेदारी पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ ही मंत्री सुरेश खन्ना ने यह प्रतिक्रिया दी है कि समझौते से प्रदेश में विकास कार्य को नई दिशा मिलेगी और कई क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में अधिकारियों और संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में एक बस बनाने का कारखाना, बड़ी व्हीकल बनाने का कारखाना यहां पर लगाया, जिसमें हर प्रकार की व्हीकल्स बनेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश के लिए कि इतना बड़ा कारखाना मात्र 14 महीने में इन्होंने यहां पर इंस्टॉल किया। तो इनकी कार्य क्षमता और इनकी लगन इससे जाहिर होती है और विशेष रूप से चड्डा साहब ने उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आज जो एमओयू हुआ है उसमें स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के हमारे सीईओ श्री मनोज कुमार सिंह और हिंदरा ग्रुप की सहायक कंपनी ये इंटरटेनमेंट लिमिटेड 1OTT इंटरटेनमेंट लिमिटेड OIL के बीच जो एमओयू हुआ है, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। और हम समझते हैं कि ये आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें और अगर तकनीक के साथ एम्प्लॉयमेंट दिया जाए तो मैं समझता हूं कि वो सबसे ज़्यादा सार्थक होगा, क्योंकि डिजिटल युग है। हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी केंद्र सरकार इसमें विशेष रूप से रुचि ले रही है और अभी तक के कदम हमने देखे हैं केंद्र सरकार के कि एक क्लिक पर 10-10, 11-11 करोड़ लोगों को एक क्लिक पर, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या दूसरा डायरेक्ट बेनिफिट हो, ट्रांसफर हो, उसको एक क्लिक पे मिल जाता है पैसा। ये सब कुछ डिजिटाइजेशन से ही संभव हुआ है। आज उसका विस्तार, उसका फैलाव
नीचे गांव तक हो, न्याय पंचायत तक हो। और ख़ास तौर से जिस प्रकार की योजना भी आपने बताई है, श्री मनोज कुमार सिंह ने, श्री चड्डा साहब ने और उनके फर्नांडीज और सत्यजीत जी ने, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक। ये कितना बड़ा एक परिवर्तन होने वाला है इससे। ये गंगा प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, अर्थात डिजिटल समावेशन, रोजगार सृजन और तकनीकी सशक्तिकरण। ये बहुत बड़ा चेंज इसमें लक्षित है और 20 लाख घरों को, 2 मिलियन हाउसेस, इसका लक्ष्य है। लगभग 1 करोड़ लोगों तक इसको पहुंचाने का लक्ष्य है। अगर हम अपनी कनेक्टिविटी और ख़ास तौर से इंटरनेट सेवाएं, जिस ब्रॉडबैंड के माध्यम से हम उसका विस्तार देंगे, तो जिससे बहुत बड़ी संभावनाएं हमारी डेवलप होंगी। और इसमें 8 से 10 हज़ार युवकों को खास तौर से डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में विकसित करना है। और हर तरह से हमारी उसमें महिला शक्ति को भी, खास तौर से महिलाओं को भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर ये डिजिटाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला एक ऐसा कदम है जिससे पूरा सिनेरियो प्रभावित होगा। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड की सुविधा जितनी देंगे, उससे तमाम तरीके के रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे। और जो हमारी ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, हमको बहुत सुनकर भी अच्छा लगा और ये जो कुछ भी इन्होंने यहाँ पर बताया, वो भी अपने आप में हमारे लिए बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है कि हम 2-3 साल में 20 लाख घरों तक पहुंचेंगे। और जिसमें विशेष रूप से महिलाओं को प्राथमिकता देने वाली बात भी कही गई है। तो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा। आज खास तौर से हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जो सबसे ज़्यादा हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने पर जोर देते आए हैं और लगातार पिछले कई वर्षों से इस बात का प्रयास भी था कि हम नीचे तक इस ब्रॉडबैंड की सुविधा कैसे पहुंचाएं। अभी जैसा कि श्री मनोज कुमार सिंह जी ने कहा भी, आज मुझे खुशी है इस बात की कि अब वो आज MOU हो गया और अब बहुत तेजी से नीचे तक इसका विस्तार होगा। जाहिर बात है कि इसको अगर कोई व्यक्ति, खास तौर से कोई इंटरप्रेन्योर या कोई नया व्यक्ति भी अगर इस सेवाओं को लेना चाहता है या इसमें अपॉर्चुनिटी उसको मिलने वाली है, तो उसके लिए पैसे का भी संकट नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी योजना लॉन्च की है जनवरी 24 से कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उत्साह देने वाली है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के और बिना गारंटी के एक युवक को मिल सकता है जो भी जॉब सीकर है। और मैं समझता हूं कि ये उसके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सहारा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही इस योजना को लॉन्च किया है, जब 1 लाख से ज़्यादा लोग इस योजना का फायदा ले चुके हैं। तो एक तरफ हमारे सामने एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है और साथ ही साथ जो उसके सामने चैलेंज होगा कि इनिशियल कैपिटल कहां से लाएं, तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के, बिना गारंटी के, और उसमें 10% मार्जिन मनी भी है। तो 10% मार्जिन मनी के साथ, अर्थात 5 लाख में 50,000 रुपया उसको जो है वो सरकार की तरफ से रिइम्बर्स होगा। और अगर वो ठीक प्रकार से इसका ट्रांजैक्शन कर लेता है तो ये भी प्रोविजन है कि उसको 10 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती। तो अपने आप में एक ऐसी ये पूरी तरीके से अपने आप में ये योजना है जो सीधे सीधे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देगी, लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी भी, और डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से हम ज़्यादा घरों तक पहुंचेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। और कुल मिलाकर जब तकनीक हमारे गांव तक लेवल तक पहुंचेगी तो उससे व्यवहारिक रूप से बहुत फायदे होंगे। और हर क्षेत्र में आज डिजिटाइजेशन का युग है, डिजिटल की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इसमें विशेष रुचि ले रहे हैं। आज आप इतने लोग यहाँ पर आए, मैं समझता हूँ कि आज सारे समाचार पत्रों में भी आज की ये खबर छपी है। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को ये उत्सुकता भी होगी ये जानने के लिए कि वास्तव में ये क्या है। हमारे जितने पूर्व वक्ता थे उन्होंने सभी लोगों को ने इसको विशेष रूप से इस पर प्रकाश डाला अपने अपने तरीके से, उदाहरण देते हुए। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने
जीवन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी को उतारें। और हमने ख़ास तौर से आप लोगों से इस बात का भी अनुरोध किया है कि इसमें हमारी चूंकि उत्तर प्रदेश में बोलचाल की भाषा, संपर्क भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी को माध्यम जरूर बनाएं। इंग्लिश में भी रखें आप, लेकिन हिंदी को माध्यम जरूर बनाएं, तो उससे चूंकि संपर्क में आसानी से समझी जा सकती है और उससे ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सकता है। इसलिए अगर ये कोशिश होगी तो मैं समझता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम विशेष रूप से चड्ढा साहब को, जो हिंदुजा ग्रुप के हमारे विशेष एक अधिकारी हैं और ख़ास तौर से उन्होंने बहुत ज़्यादा डायनेमिक भी हैं, उन्होंने अभी तक उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ देने में सहयोग भी दिया है। और श्री मनोज कुमार सिंह जी की कार्य पद्धति सभी लोग जानते हैं कि जो भी वो काम लेते हैं वो पूरे तन्मयता के साथ बहुत जुट के उसमें अंजाम तक उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे इतने अधिकारी यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े पत्रकार भी यहाँ पर हैं, सभी डिग्निटरीज। उन लोगों को जानकर भी खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम रखने जा रहा है और 2-3 साल में आप लोग जब इसका रिजल्ट देखेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चेंज आपको एक सोसाइटी में नजर आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। प्रोजेक्ट गंगा 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देगा, महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। और अब मंचासीन समस्त महानुभावों के अभिनंदन का और उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का समय है। मैं डॉक्टर S.K. चड्ढा जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन करें, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करें। जो भी कार्य लाइफ में स्टार्ट होता है वो भगवान गणपति जी की नेतृत्व से हो रहा है, तो हम इनको गणपति जी स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जुड़ने के बाद उत्तर प्रदेश में 14 और 15 मार्च को 4,543 सब इंस्पेक्टर पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षा में किसी भी पेपर लीक या फिर नकल की घटनाओं को रोकने के लिए भर्ती बोर्ड में ही खास कदम भी उठा दिए हैं। और बोर्ड ने उम्मीदवारों और नागरिकों से अपील की है कि यदि वे किसी संदिग्ध गतिविधि, नकल कराने वाले या फिर पेपर लीक गैंग की जानकारी पाएं तो उसे ही तुरंत साझा करें। और इसके लिए व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी जारी किए गए हैं। ये कदम परीक्षा की ईमानदारी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। सीतापुर में मौसम बदलने के साथ ही जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खराब हो गई है। अस्पताल में बेड और स्टाफ की कमी के कारण ही मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 9 बजे से ही पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन कई मरीज दोपहर तक भी पर्चा नहीं ले पाते और इससे समय पर डॉक्टर से मिलने में दिक्कत होती है। और कई मरीज बिना इलाज के ही लौट भी जा रहे हैं। और इमरजेंसी डॉक्टर सोमेश सिंह ने कहा है कि स्टाफ कम होने की व्यवस्था प्रभावित हो रही है और स्थानीय लोग सरकार से नई भर्ती की मांग कर रहे हैं। जी, इसका कारण एक छुट्टी है, क्योंकि छुट्टी के बाद बहुत दिन बाद ओपीडी चालू हुई है, तो ओपीडी में मरीज़ ज़्यादा है। हालांकि इमरजेंसी में कम है काफ़ी, पर ओपीडी में ज़्यादा है। जो मरीज़ काफ़ी सीरियस नहीं थे और छोटी मोटी बीमारी के लिए अभी तक रुके हुए थे, उनकी इकट्ठा भीड़ आ गई है और उनका काम चल रहा है। ये भीड़ अभी कुछ दिन तक लगेगी रहेगी। जो है 2 पर्चे के काउंटर लगे हैं, लोग सुबह 9 बजे से खड़े हुए हैं, चूँकि 12:30 बजे का टाइम हो रहा है जी। और जब तक मरीज जो पर्चा कटवा के जाएंगे तब तक डॉक्टर भी छुट्टी के लिए जाएंगे जी। ये तो 2 बजे का ही टाइम है। एक बाबा बेचारे रो भी रहे थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जी, ये है तो गंभीर बात, क्योंकि हॉस्पिटल अपना लिमिटेड है। जहाँ तक सीतापुर के लिए तो एक मेडिकल कॉलेज सरकारी होना आवश्यक है। जिस हिसाब से सीतापुर में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, जिला अस्पताल अकेले पूरे सीतापुर के लिए हमारे हिसाब से काफ़ी नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक खुद कहते हैं कि जो है सभी को इलाज बराबर मिल रहा है। जी। लेकिन यहाँ पर अस्पताल की बात कर दी जाए तो यहाँ पर एक बेड पे 2 मरीज एडमिट हैं जी। और भी इलाज बेहतर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टाफ की काफ़ी भारी कमी है और सर्जन की भी काफ़ी। जी, वही बात है कि स्टाफ की कमी इसीलिए है क्योंकि मरीज़ का लोड बढ़ता जा रहा है। सीतापुर में आवश्यकता मेडिकल कॉलेज की है, क्योंकि जिस स्तर से मरीज़ आ रहा है जिला अस्पताल उतना लोड नहीं ले सकता।
हम एक बेड पे एक मरीज़ भर्ती करते हैं। अभी हमारे आने से पहले 4 महीने पहले ये मुसीबत थी कि एक बेड पे 2-2 मरीज़ थे, पर फिर डीएम साहब के निर्देशों के अनुसार एक मरीज़ पे एक बेड पे एक ही मरीज़ रखा जा रहा है। परंतु इतना मरीज़ है, उसका इलाज होना ज़रूरी है और उसके हिसाब से मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है यहाँ पे, तभी बेड बढ़ सकते हैं, तभी ये उपचार अच्छे से होगा। जिलाधिकारी लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, डॉक्टरों को भी टाइम अपना बढ़ाना चाहिए क्योंकि संख्या भारी काफ़ी ज़्यादा जी, है। डॉक्टरों का टाइम बढ़ाना चाहिए, प्लस डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। इसके लिए सरकार से अनुरोध है कि डॉक्टरों की वैकेंसी निकालें और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाएं। मेरा नाम सुमित पंडित, खड़ा हूँ यहाँ पे। टाइम हो रहा है 12:26। सर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। जब यहाँ आते हैं लोग बीच में घुस जाते हैं, लेके चले जाते हैं। हम लोग पागल हैं, हम लोग पागल खड़े हैं यहाँ पे इतनी देर से। अरे सर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दबस्ती तो कर नहीं सकते हैं। 9 बजे पर्चा मिला नहीं। अभी जो है 1 बजने को जा रहा है, जब तक पर्चा कटेगा तब तक डॉक्टर साहब चले जाएंगे। हाँ फिर और पूरी क्या कल बीमारी है आपको? वो दर्द है पखौड़ा में या दर्द है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार, कहाँ से आए हो? बलदेव नगर मखुआपुर। हो गए 3 घंटे खड़े खड़े जी। नहीं अभी बना है सर, तो क्या करें, मजबूरी है, क्या करा जाए। इलाज कराना पड़ेगा तो ये रुकेंगे वो क्या। आगरा में कोल्ड स्टोरेज से घर लौट रहे युवक से छिनैती करने की वारदात 42 घंटे में सुलझ गई है। सेया पुलिस ने और बताया जा रहा है एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में राहुल और कोमल, विकास और सुंदर को गिरफ्तार किया गया है। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को टक्कर मारकर गिराया और उसका मोबाइल और अपाचे भी बाइक बरामद कर ली है। और उसके बाद ही आपको बता दें कि पुलिस ने लूटी गई बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस और 6 मोबाइल और 2000 बताया गया कि कई रुपए भी यहां पर उससे ज़्यादा बरामद किए गए। वारदात में शामिल हुए आरोपी शिवम अभी फरार है और गिरफ्तार आरोपियों में राजस्थान और आगरा के निवासी शामिल हैं और वहीं पर पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 1/3/2026 को ये रात्रि थाना छिये क्षेत्र में एक घटना कारित की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो कि अपनी बाइक से जा रहा था, उसे कुछ युवकों द्वारा टक्कर मारकर गिराया गया और उससे फोन व उसकी बाइक छीन लिए गए थे। उसी क्रम में एसीपी सैया के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया और उसी क्रम में 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ में पता चला है कि ये घटना 5 व्यक्तियों ने मिलकर की थी, जिसमें 2 व्यक्ति राजस्थान के रहने वाले हैं और 3 व्यक्ति आगरा के अलग अलग थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। इनके पास से जो छीनी गई बाइक, एक तमंचा, जो एक मोबाइल फोन छीना था, उसकी बरामदगी की गई है। अभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। एक वांछित अपराधी अभी भी बाकी हैं, उनके लिए भी टीम लगातार काम कर रही है। जानकारी मिली तक कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? देखिए, अभी तक जो हमने क्राइम रिकॉर्ड, क्राइम हिस्ट्री लोगों की चेक की है, अभी कोई भी इनका पुराना इतिहास नहीं आया है। बट जो लोकल लेवल पे पूछताछ में सामने है कि इनके अक्सर लड़ाई झगड़े आदि लोकल लेवल पे पहले भी इस तरह की घटनाएं कारित कर चुके हैं, बट कोई क्राइम पुराना इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी हमें नहीं मिला। हाल ही में थाना सैया क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक छिनैती की वारदात को अंजाम दिया था, जिसका आगरा पुलिस ने आज अनावरण कर दिया है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना में 5 अभियुक्तों ने छिनैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें आगरा पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अभियुक्त की तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। आगरा से RNTV नेशनल के लिए फैजान अहमद। झांसी पुलिस ने नवाबाद थाना क्षेत्र में हुए अपहरण का सफल खुलासा किया है। 7 मार्च रात को ही बताया गया कि राज पाठक को बाइक से जाते समय कुछ बदमाशों ने थार गाड़ी में ही जबरन बैठा लिया और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ही पैरामेडिकल रोड में ही कृष्ण रोड एजेंसी पर घेराबंदी की और मुठभेड़ में उस युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और बताया जा रहा है कि इस दौरान ही 15,000 रुपए के इनामी अरुण यादव बाबरी और हर्ष यादव और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और पुलिस ने थार गाड़ी, तमंचा, कारतूस भी बरामद किए। एक आरोपी राजद यादव फरार बताया जा रहा है। दिनांक 8 मार्च 2026 को अभय कुशवाहा निवासी राजपूत कॉलोनी, थाना नवाबाद, जनपद झांसी द्वारा थाने पर आकर लिखित रूप से यह शिकायत की गई कि दिनांक 7 मार्च 2026 को अरुण यादव निवासी बाबरी, थाना चिरगांव द्वारा अपने 3-4 साथियों के साथ बिना नंबर प्लेट की थार गाड़ी से आए
और फायरिंग करते हुए राज पाठक को जबरदस्ती अपने गाड़ी में बिठा कर लेके चले गए हैं और छोड़ने के बदले 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना नवाबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपहृत की सकुशल बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई थी। दिनांक 9 मार्च 2026 की भोर में पैरामेडिकल रोड से कृष्णा रेजिडेंसी की तरफ जाने वाले रोड से पुलिस मुठभेड़ के दौरान राज पाठक को सकुशल बरामद किया गया तथा घटना में शामिल 4 अभियुक्त अरुण यादव, हर्ष यादव तथा 2 बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है। मौके से एक अभियुक्त रजत यादव जो फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। घटना में प्रयुक्त एक बिना नंबर प्लेट की थार गाड़ी, एक अवैध शस्त्र, एक कारतूस भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को आज जेल भेजा जा रहा है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बिजनौर में पुलिस ने नगीना क्षेत्र में एक अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा किया है। ये फैक्ट्री डॉक्टर राजकुमार की हत्या में इस्तेमाल हथियारों से जुड़ी बताई जा रही है और पुलिस ने फैक्ट्री से कई अवैध पिस्टल और इसके साथ ही तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। फैक्ट्री संचालक आरिफ और 7 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरिफ तमंचे बनाकर अलग अलग थाना क्षेत्रों में बेचता था और इस कार्रवाई से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और अवैध हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाने में मदद मिली है। बिजनौर पुलिस ने कानून व्यवस्था और मजबूत करने के लिए अहम फैसला और कदम दोनों उठाए। पिछले दिनों होली के दिन हमारे थाना क्षेत्र नगीना में एक डॉक्टर हैं, उनकी हत्या हुई थी। उस हत्या में एक शूटर ने उस गोली चलाई थी जिससे पूछताछ हुई। उसका नाम विकास उर्फ छोटू था। उसने पूछताछ में बताया कि थाना धामपुर क्षेत्र के रहने वाले एक आर्यन उर्फ राजन से वो तमंचा लेता था और उससे ये घटनाक्रम हुआ था। आर्यन उर्फ राजन से जब हमने पूछताछ की उसे उठा करके, तो उसने बताया कि उसने कई लोगों को तमंचाएं और बेचे हैं, जिसकी गिरफ्तारी हुई। फिर उसने ये भी बताया कि वो एक थाना नौगाबाद सादात क्षेत्र के अमरोहा के रहने वाले एक आरिफ से वो तमंचा खरीदता था। आरिफ को जब हमने गिरफ्तारी करी तो आरिफ के पास से काफ़ी भारी मात्रा में रिकवरी हुई है, जिसमें 6 अवैध पिस्टल, 11 अवैध तमंचे, 5 जिंदा कारतूस 32 बोर का और 7 जिंदा कारतूस 315 बोर का। साथ ही वो अपने घर में बनाता था, उसमें फैक्ट्री के भी जो सामान मिले हैं वो भी मिले हैं। आरिफ की गिरफ्तारी थाना नूरपुर क्षेत्र में हुई है, जब वो 3 लोगों को और तमंचा बेचने के लिए आया था। इस पूरे घटनाक्रम में 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। आरिफ से और पूछताछ हम लोग सघनता से कर रहे हैं। इसमें इस पूरे चेन में हम जो फैक्ट्री में जो तमंचा बनाता था, जो मिडिल मैन था और जो यूज करते थे, इस पूरे चेन को हम लोगों ने वर्कआउट किया है। 8 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। आरिफ के पूछताछ में हमारे पास और न्यूज़ ये है कि इसमें कुछ लोगों ने और तमंचाएँ ली है उससे, इसके बारे में भी और जांच की जा रही है और जैसे उसमें कोई डेवलपमेंट होगा हम सभी आप लोग को अवगत कराएंगे। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।